नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी इंटरनेशनल पर और मैं हूं आपके साथ गौरव राजन और आप सभी का स्वागत करता हूं खास स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल एडिशन जिसको लेकर के हम बात करेंगे सितारों की कि किस तरीके से शेयर मार्केट के सितारे रह सकते हैं और किस तरीके का बन रहा है योग, उसको लेकर चर्चा होगी आज के सेगमेंट में। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय एस्ट्रोमनी गुरुजी, जिसको लेकर आज बताएंगे कि किस तरीके से जो है जब नेक्स्ट वीकेंड में जब बाजार ओपन होगा तो कैसा योग है, कौन से सितारे किस शेयर को बुलंदी तक पहुंचाएंगे और क्या आपको बेनिफिट रहने वाला है। सीधा उनके पास चलता हूं, उनका रुख करता हूं, उनको कनेक्ट करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सर, सबसे पहले बात मैं करता हूं। शुक्रिया गौरव जी, आपका टीवी 100 नेशनल्स के ऊपर सभी दर्शकों का और आपका बहुत बहुत अभिवादन। और उम्मीद है कि हमारे पिछले शो के अंदर जो आपने सवालात किए थे और जबरदस्त मुनाफा निवेशकों ने कमाया और ट्रेडर्स और एग्जैक्टली कॉपर ने तो जबरदस्त मूवमेंट की और स्टॉक मार्केट ने भी बहुत अच्छी मूवमेंट की। उम्मीद है कि टीवी नेशनल और टीवी 100 नेशनल के सभी दर्शक बंधुओं ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। गौरव जी, बिल्कुल, जैसे कि सर आज गुरु पूर्णिमा है, उसके अवसर पर सभी देशवासियों को सबसे पहले तो बधाई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरु तस्मै गुरुवे नमः। तो उसके साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए योग भी बनना है और मार्केट जब शुरुआत होगी तो ऐसे में कैसे योग रहने वाले हैं सर। जैसे कि अगर पिछले वीकेंड की अगर बात की जाए, शुक्रवार को जब मार्केट ऑफ हुआ 138 अंक चढ़कर जो देखने को मिल रहा था 52,975 पर, जो सेंसेक्स जो था बंद रहा था 32 पॉइंट की मजबूती के साथ। 15,856 पर निफ्टी बंद रहा था। रियल्टी और बैंकिंग में जमकर जो है लोगों ने खरीदारी भी की। लेकिन अब आने वाले समय में सर सवाल मेरा यही है, शनि और बाजारों को लेकर क्या कुछ रहने वाला है सर? गौरव जी, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने पूछा है। तो सबसे पहले दर्शक बंधुओं को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा यही कहना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन कि आपके माता पिता आपके पहले गुरु होते हैं, उन्हें जरूर आप नमस्कार कीजिए, उनके चरण वंदना कीजिए और उनकी इच्छाओं और उनकी भावनाओं का ख्याल करिए। तो मैं समझता हूं कि आज के पावन अवसर पर सार्थक हो जाएगा। और गुरु पूर्णिमा के दिन हम विशेष आपको कुछ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के जो सूत्र है वो भी साझा करेंगे। और ऐसे दमदार गुरु हमारे साथ जुड़ेंगे तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और बनाने को भी बहुत कुछ मिलेगा। बाजार से हम बना भी बहुत कुछ सकते हैं। जी जी सर, बिल्कुल। तो आपका सवाल था शनि। देखिए, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक शनि ग्रह और दूसरा देवगुरु बृहस्पति। शनि और गुरु का आपसी कॉम्बिनेशन ही निर्धारित कर देता है कि बाजार का ट्रेंड कैसे रहने वाला है। जैसे पिछले सप्ताह भी हमने बात की थी कि ट्रेड की बात और ट्रेंड की बात, तो ट्रेंड डिसाइड करने में शनि का बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब भी शनि ग्रह अग्निकारक राशि में रहेंगे 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि, तो बाजारों के अंदर तीव्र गिरावट आती है और इकोनॉमी परेशान हैरान होने लगती है। साथ में यदि शनि ग्रह पृथ्वी तत्व की राशि में या जल तत्व की राशि में या वायु तत्व की राशि में होंगे तो बाजारों के अंदर तेजी दर्ज हो जाती है। तो इस समय शनि जो है वक्रावस्था में है और अपनी मकर राशि, अपनी स्वयं की राशि में है और वक्री अवस्था में है। तो और मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। तो शनि का मकर राशि में रहना यानी पृथ्वी तत्व की राशि में रहना ये बहुत शुभ संकेत है। और बाजारों की इकोनॉमी निश्चित रूप से, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो या एशियन कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, माफ कीजिएगा, बिल्कुल हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही हमने आपको पिछले एपिसोड में भी कहा था कि बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल हैरान मत होइए। इकोनॉमी की पटरी फट चुकी है, रिवाइवल है। और जो भी तकलीफें आनी थी, जो भी परेशानियां बढ़नी थी, चाहे वो पेंडेमिक कोविड को कह लीजिए, किसी और को कह लीजिए, वो सभी अब धीरे धीरे बादल हटते जाएंगे और इकोनॉमी का बादल बिल्कुल स्पष्ट होके इकोनॉमी को पॉजिटिव रखेगा। राजेंद्र जी।
जी बिल्कुल सर, ऐसे जैसे कि मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि अजय सर जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो बहुत ही दमदार जो है उनकी जो भविष्यवाणी होती है, जो बताते हैं वो दमदार तरीके से बताते हैं, सटीक तरीके से बताते हैं। जैसे कि पिछले शो की अगर बात की जाए तो पिछले शो में भी सर ने दमदार तरीके से जो अपने कॉल्स दिए थे वो दमदार उछाल के साथ में देखने को मिले थे। सर वेदांता, हिम कॉपर और हिंदुस्तान, सर मैं बता देता हूँ, हिंद कॉपर, हिंदुस्तान आपने भी बताया था, एनटीपीसी और कॉपर जो अब 727 का आंकड़ा दिया था, 725 से लेकर 730 का 35 के बीच में जो आपने आंकड़ा दिया था उसमें भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। और दर्शकों को कहीं ना कहीं उम्मीद यही रहती है कि आज कुछ मिल जाए, आज हमारे पाले में क्या कुछ खास आने वाला है और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मार्केट जब सोमवार को खुलेगा तो ऐसे में दर्शक जो है कुछ नए दर्शक आते हैं, कुछ पुराने जो होते हैं जो निवेश करना चाहते हैं, तो सर नए लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मार्केट में उनको कदम रखना चाहिए या फिर मार्केट में आने के लिए अभी उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? मार्केट किस तरीके से, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं आप? देखिए गौरव जी, कि जहां तक बाजार का सवाल है तो निश्चित रूप से नए निवेशक भी जुड़ते रहेंगे और जुड़ने भी चाहिए। जैसे आपको याद होगा हमने पिछले आपको बात की थी, कॉपर में बात की थी, और कॉपर ने लगभग 2 दिनों में ही करीबन 1,40,000 रुपए प्रति लॉट जो है एमसीएक्स पे कमा के दिया, और 763 पॉइंट यानी 763 रुपीज पर केजी का भाव हुआ, जबकि हमने आपको लक्ष्य दिया था 748 750, यानी उस लक्ष्य से भी ओवरशूट हुआ। हिंदुस्तान कॉपर ने एक दिन में ही 6 से 7% की छलांग लगाई। वेदांता जैसे शेयर जो शांत बैठे थे उन्होंने तेजी दिखाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी तेजी दिखाई। अब जो ग्रह स्थिति बनेगी, यानी आज शनिवार है और एक दिन का रविवार के बाद में मंडे को जब बाजार खुलेगा, तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं ये कहने की का साहस रखता हूं कि मंडे को बाजार, मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में तेजी बरकरार रहेगी, उसमें तेजी जारी रहेगी। और जो वेदांता जैसा स्टॉक है, यानी फ्रंटलाइन स्टॉक है, इसके ऊपर आप पुनः नजर रख सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर पे भी आप नजर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स के ऊपर आप एक अगले सप्ताह में भी आप नजर रख सकते हैं, और बाजारों के अंदर मुझे लगता है कि तेजी की संभावना बन सकती है। मैं आपके रिकमेंडेशंस पे आऊंगा सर, लेकिन सवाल ले लेता हूँ। रिकमेंडेशन जब आपसे लेनी होगी, चूंकि दर्शकों को भी यही इंतजार रहता है, निवेशकों को भी यही इंतजार रहता है कि कौन से शेयर खरीदने हैं, किसको स्टॉप लॉस में रखना है, किसको निकालना है, तो ऐसे में लेकिन सवाल ले लेता हूँ सर। सवाल इस बीच यही है कि गुरु और चंद्रमा की कैसा योग देखने को मिल रहा है, जैसे कि गज केसरी भी कहा जाता है, उसका योग कैसा देख रहे हैं सर आप, कैसा होने वाला है? बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। देखिए कि जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन किसी भी राशि में बनता है तो उसे गज केसरी योग कहते हैं। यदि आपकी और हमारी जन्म पत्रिका में भी यदि गुरु और चंद्रमा दोनों एक साथ हैं तो वो गज केसरी योग माना जाता है। और ऐसे योग वाले व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि जहां भी वो जाते हैं, चाहे वो किसी सभा में जाएं या किसी फंक्शन में जाएं, तो लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। उसमें वो श्रद्धा कह ले, भक्ति कह लीजिए, या उनके प्रति कुछ भी आकर्षण कह लीजिए, कि ऐसे व्यक्तियों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। और सेम चीज जब ट्रांजिट पे बनती है देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के साथ में, तो बाजारों को भी उस गज केसरी योग को सल्यूट करना पड़ता है। बाजार तेज होने लगते हैं, बाजारों के अंदर सकारात्मक वेव चलने लगती है, पॉजिटिव वेव चलने लगती है, निवेशक के अंदर उत्साह बढ़ जाता है। जो ट्रेडर्स हैं उनको जान आ जाती है, वो सोया हुआ ट्रेडर भी एकदम से चमक के उठता है कि और वो भी ट्रेड करने के लिए भागता है। तो गज केसरी योग जो कुंभ राशि में बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, अभी देवगुरु बृहस्पति जो है वो रिट्रोग्रेटेड है, यानी वक्री है। जब कहते हैं ना कि घायल शेर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, तो जब शुभ ग्रह यानी देवगुरु ग्रह बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है और वो तुरंत रिजल्ट देने में कामयाब हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप गज केसरी योग बाजारों के लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा और ये तेजी की ओर अग्रसर कर रहा है। बिल्कुल, जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि सर बता रहे हैं कि किस तरीके से देव गुरु बृहस्पति जो है वक्रीय रूप में है और ऐसे में आने वाले समय के लिए और बाजार के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है ऐसा समय। अगले सवाल पर बढ़ते हैं सर। मंगल और शुक्र का
कॉम्बिनेशन को लेकर अगर बात की जाए, मंगल और शुक्र किस तरीके से आपस में कॉम्बिनेशन बिठाए हुए हैं मार्केट को जबरदस्त उछाल की तरफ ले जाने के लिए, और कैसा संयोग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मंगल और शुक्र जो है, दोनों विपरीत अवस्था के और विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं। मंगल अभी कर्क राशि के अंदर है और वीनस यानी शुक्र भी कर्क राशि में है। लोग दोनों विपरीत है। जो मंगल है वो अग्निकारक राशि है, अग्निकारक ग्रह है, और वो अभी जो मंगल और अग्निकारक ग्रह अग्निकारक राशि में विराजमान है। यानी अभी मंगल जो है, जो ग्रहों का सेनापति माना जाता है, वो सिंह राशि में विराजमान है, यानी लियो के अंदर, और वहां पर शुक्र भी विराजमान है। तो यहाँ पर मंगल बहुत अधिक ताकतवर, बहुत शक्तिशाली हो रहा है। और शुक्र जो है वो ब्यूटी का देवता है, मतलब खूबसूरती का देवता है। और वहां पर मंगल और शुक्र का आपस में कॉम्बिनेशन बनने का मतलब सीधा सीधा यह है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट बढ़ने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऑटोमोबाइल विशेषकर आप देखें कि सेक्टर के अंदर, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी जो हो, या डोमेस्टिक व्हीकल्स वाली कंपनी जो हो, या फिर हैवी इंजीनियरिंग वाली कंपनी जो हो, तो उनके अंदर अर्थ मूवर्स वगैरह जो होते हैं, उन कंपनियों के शेयर्स के अंदर भी आने वाले सप्ताह के अंदर मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। बिल्कुल सर, आने वाले समय में। लेकिन सर, आपने बताया कि मंगल जो है बहुत ही अग्निकारक क्षमता में है, यानी कि वो बहुत ही ताकतवर रूप में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जो है उछाल देखने को मिल सकता है, लाभ पहुंचाने के मूड में दिखाई दे रहा है। लेकिन जब दूसरे ग्रह शुक्र है, वो किस तरीके से यहाँ पर अपना जो है पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से लोग उसे समझ सकते हैं? क्या इसमें लोगों की भी मनोदशा या फिर लोगों की राशि का भी यहाँ पर संतुलन बिगड़ सकता है? लोगों की राशि यहाँ मैच करनी चाहिए, या फिर शेयर मार्केट की राशि के हिसाब से ही इसको आंका जाएगा? देखिए, बहुत अहम सवाल है कि शेयर बाजार की राशि, शेयर बाजार के सितारे या इंडिविजुअल सितारे, दोनों का क्या मैच है? क्या वास्तव में ये मैच भी है, या फिर एक खाली किदवंती है, कहानियां हैं, यह बातचीत है? तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है कि सबसे महत्वपूर्ण यदि है निवेशकों का मानसिक कंट्रोल जो है, साइकी कंट्रोल है, मानसिक कंट्रोल है, वो चंद्रमा करता है। और चंद्रमा की मजबूती और चंद्रमा की कमजोरी ही डिसाइड कर देती है कि वो बाजार के अंदर आज पैसा बनाएगा, या फिर बाजार तेज चल रहे हैं उसके बाद भी वो बाजार में पैसा खोएगा। तो चंद्रमा के आधार पर आपको देखना पड़ेगा कि स्पेशली कहा जाता है कि जब भी चंद्रमा अपनी राशि से 6, 8, 12 यानी छठे स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में हैं, तो ऐसे टाइम पर मति भ्रम हो जाता है और व्यक्ति को नुकसान होने की संभावना बन जाती है। इवन नौकरी पेशे वाले व्यक्ति भी उस समय असहज हो जाते हैं अपने सीनियर सुपीरियर से, उनको मतभेद हो जाते हैं, हॉट डिस्कशन हो जाता है और उनको बहुत असहजता होती है। जैसे मेष राशि से छठा स्थान है कन्या राशि, 8वां स्थान है वृश्चिक राशि, 12वां राशि है उसकी पाइसेज यानी मीन राशि। तो अपनी जन्म राशि से छठे, 8वें, 12वें राशि में जब चंद्रमा आता है तो सभी व्यक्तियों को सावधानी रखनी चाहिए, चाहे वो शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो, या फिर नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हो, तो उनको अपने पे संयम रखना चाहिए और बड़े डिसीजन लेने से बचना चाहिए। और एक और मैं खास बात गौरव जी आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहते हैं। तो कहा जाता है कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो, जब आपका टेम्पर लूज हो रहा हो, आप नहीं कोई बात बन पा रही हो, तो उसको ठंडे बस्ते में डाल देनी चाहिए और 2 दिन का इंतजार कर लेना चाहिए। और 2 दिन बाद स्थितियां पलट जाती है। वो इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपकी स्थिति अनुकूल हो जाएगी। सर, स्थिति तो अनुकूल हो जाएगी, लेकिन क्या जब मार्केट जो उछाल पाएगा, ऐसा हो सकता है कभी कभी शेयर जो स्टॉक होते हैं उनके डाउन में चले जाते हैं, उनका मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, वो जो है लॉस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कि निवेशक हैं वो भी इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारा राशि और जो है शेयर की राशि किस तरीके से मैच हो और किस तरीके से, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि किस तरीके से उसको जानकारी बढ़ाएं और उसके बाद जो है अपने शेयर मार्केट में कदम रखें या फिर उस पर नजर रखें और तभी उसमें निवेश कर पाए। तो ऐसे में कोई नो डाउट अबाउट इट कि उसमें आपको सीखने की जरूरत है, जितनी लर्न करेंगे उतना ही अर्न करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो सर ऐसे में आने वाले समय के लिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो शेयर है, अगर न्यू रिकमेंडेशंस के बारे में बात करें, चूंकि मार्केट जब ओपन होगी, चूंकि पिछली बार अगर मैं अजय सर मैं बताना चाहूंगा, जो तमाम जो मजबूती रही थी उसमें तमाम सारे शेयर्स थे, तमाम सारे जो स्टॉक कॉल थी, जैसे आईसीआई बैंक हो गया, एमएफएसएल हो गया, डॉक्टर लाल पैथाबलेस हो गया, इंडिविजुअल्स हाउसिंग हो गया, विप्रो, आईटीसी, एसीसी, एसबीआई, तमाम सारे अनगिनत जो है उन्होंने उछाल देखने को मिला था, इसमें जो है मजबूती रही थी। तो क्या इस बार भी इनकी मजबूती ऐसे ही बरकरार रहने वाली है, या फिर इसका भी ग्रह नक्षत्र बिगड़ने वाले हैं सर? बहुत अच्छा अहम सवाल है गौरव जी, आपने बहुत एक ऐसा सवाल पूछा है वो सभी दर्शकों के लिए निश्चित रूप से एक बहुत लर्निंग का भी रहेगा और जानकारी का भी रहेगा। तो देखिए कि बाजारों को समझने के लिए आपको दो महत्वपूर्ण पॉइंट समझने पड़ेंगे। नंबर वन, बाजार तेज जा रहे हैं ये या नीचे जा रहे हैं, उसको डिसाइड करने के लिए आपको 4 सेक्टर्स या 4 इंडस्ट्रीज पे नजर रखनी पड़ेगी। नंबर वन, बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग के अंदर 28 से 30% का वेटेज जो है निफ्टी के अंदर बैंक्स का है, और बैंक्स के अंदर भी आपको बहुत सारे बैंक्स देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 तो प्राइवेट बैंक हैं जैसे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, और इसके अतिरिक्त सरकारी बैंक के अंदर एसबीआई बैंक। इन 3 बैंकों के चार्ट आप देख रहे हैं, यदि तीनों के अंदर तेजी है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि निफ्टी नीचे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि 30%, 28 से 30% वेटेज बैंक निफ्टी का है। उसके बाद में 15 से 17% जो वेटेज है वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के हैं, जो आपने कहा कि विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, इनके अंदर। तो ये 15 से 17% वेटेज रखते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री होती है वो है ऑयल एंड गैस, इसमें रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया शामिल है, वो भी लगभग 15 से 17% हिस्सा रखते हैं। अब आप देखिए 28 से 30% बैंक, 15 से 17% सूचना एवं प्रौद्योगिकी आईटी, और 15 से 17% आपके ऑयल एंड गैस। तो यानी आप लगभग 67 या 70% बाजार आपके नजर के अंदर आ जाता है। यदि बैंक के साथ में ऑयल एंड गैस चल रहा है, निफ्टी निश्चित रूप से 80 से 100 पॉइंट ऊपर है। यदि सूचना एवं प्रौद्योगिकी भी चल रहा है तो मान लीजिए निफ्टी 130 से 160 पॉइंट, 170 पॉइंट ऊपर है। अब प्रॉब्लम कब आती है कि जब बैंक तो चल रहे होते हैं और सूचना एवं प्रौद्योगिकी डाउन जा रहा है या ऑयल एंड गैस भी डाउन जा रहा है, तो फिर निफ्टी वॉलेटाइल हो जाती है और रेंज बाउंड हो जाती है। वहां पर निफ्टी का जो मूवमेंट होगा वो 30 से 50 पॉइंट ऊपर नीचे के मूवमेंट में होगा। तो ये एक बिल्कुल थंब रूल है मार्केट को समझने के लिए। अब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम लोग ये बात बोलते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि बैंक के सितारे मजबूत हैं और साथ में यदि ऑयल एंड गैस के सितारे भी मजबूत हो गए तो बाजारों को वो खींच ले जाते हैं। और साथ साथ में फिर मेटल है, ऑटोमोबाइल है, फार्मा है, या हैवी इंजीनियरिंग के और है, कैपिटल गुड्स है, वो सब भी चलने लग जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है। तो इसको हिसाब से आप देखें और साथ में अपने सितारे मैच कर लें, तो मैं समझता हूं कि एक बाजार को आकलन और विश्लेषण करने का तरीका आपको पता लग जाएगा और आप बेहतर तरीके से आप ट्रेड कर पाएंगे। गौरव जी, बेहतर तरीके से सर ट्रेड करने के लिए ही जो है लोग जो है आपस में जो है हमसे पूछताछ करते रहते हैं, और बेहतर ट्रेड चुनना भी एक जो है बहुत मुश्किल काम होता है, जो कि लोग यहाँ पर जो निवेशक हैं और हमारे व्यूअर्स हैं वो यहाँ सीखने भी आते हैं, और कुछ व्यूअर्स होते हैं जो हमें कमेंट में बताते भी रहते हैं, वो उन्हें ध्यान में रखते हैं, उन्हें हमें याद भी दिलाते रहते हैं कि ये जो है अब शेयर चला है, ये चला आपने बताया था, जो कि हमारे व्यूअर्स जो हैं बहुत ही समझदार हैं, यहाँ पर जो है हमारे पैनलिस्ट का जो है पूरी तरीके से उनको सुनते हैं, समझते हैं, फिर वो जैसे आज हम अगर प्रोग्राम लेकर बैठे हैं, फिर उसके बाद अगर जो भी आपने बताया होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और जो दिलचस्प बात ये होती है, जैसे हमारे शो की खास बात ये होती है, जैसे कि आपने पिछले जिस दौर पर बताया, लोगों की कमेंट भी आई, लोगों ने बताया भी कि जिस तरीके से जो आपने रिकमेंडेशंस दी थी वो चले हैं निश्चित तौर पर। अगर अब सर, अगर मेरा सवाल ये है कि अगर अब हम चलते चलते ये जानना चाहें कि आने वाले वीकेंड में ये कौन कौन से आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस हो सकती हैं नई, जिसको लेकर नए निवेशक भी आ सकते हैं और जो पुराने हैं उनको रुकना चाहिए या फिर निकलना चाहिए, अगर इसको किस तरीके से किस बिहाफ पर तय किया जाए, आपकी तरफ से कौन कौन सी न्यू जो रिकमेंडेशंस हैं वो रहने वाली है, क्या व्यू पॉइंट है सर आपका? गौरव जी देखिए, क्योंकि ये जो शो है बाजार के सितारे, ये पैसे बनाने का शो है, इसके अंदर ज्ञान का शो है, और यदि ज्ञान ही ज्ञान मिले और पैसा ना बने तो फिर कोई मजा वाली बात नहीं है।
तो पैसा बनाने के लिए अगले सप्ताह मैं अपनी रिसर्च आपसे शेयर करता हूं दर्शकों के लिए आपके माध्यम से। मेरा कहना है कि पिछले शो के अंदर हमने मेटल के ऊपर, स्पेशली कॉपर के ऊपर आपसे बात की थी। यही कहते हैं कि कॉपर हमें ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव ब्रेक आउट हो रहा है। अब जो कल जो कॉपर बंद हुआ था और कल जो कॉपर ने जो हाई लगाया था वो 762 का लगाया था। 762 का जो ये पॉजिटिव ब्रेकआउट है और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इसको समर्थन देती है कि आने वाले सप्ताह के अंदर फर्स्ट हाफ में, यानी पूर्वार्ध में, यानी फर्स्ट हाफ के अंदर कॉपर के अंदर तेजी जारी रह सकती है और ये 762 से मुझे लगता है ये 770 और 775 के स्तर को छू सकता है। तो कॉपर के अंदर तेजी। अब आ जाए कि आप शेयर बाजार के अंदर किन स्टॉक्स के अंदर मजबूती की संभावनाएं बनती है। जैसे हमारे अभी आपका एक सवाल था गज केसरी का योग, तो गज केसरी का सीधा सीधा संबंध बन जाता है बैंक से। देवगुरु बृहस्पति जो है वो बैंकों का कारक होता है और बैंक और चंद्रमा वहां के ऊपर मौजूद है, तो गज केसरी है तो चंद्रमा का पूरा ताकत मिलने वाली है देवगुरु बृहस्पति को। और देवगुरु बृहस्पति को ताकत मिलने का मतलब है बैंक्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक्स का जो निफ्टी में वेटेज है वो लगभग 28 से 30% है, तो बैंक चलने चाहिए। तो खासकर बैंक के अंदर मैं HDFC बैंक पे नजर रखना चाहूंगा, ICICI बैंक के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो सरकारी बैंक भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा AU स्मॉल करके एक वो भी बहुत तेज गति से दौड़ने वाला बैंक है, उसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं। और फिर अब आ रहे हैं हम मेटल स्टॉक्स के अंदर। मेटल स्टॉक के अंदर हम वेदांता पे नजर रख सकते हैं, हिंदुस्तान कॉपर पे नजर रख सकते हैं कि कॉपर की तेजी का पूरा लाभ इन स्टॉक्स को मिलता है। हिंदुस्तान कॉपर भारत सरकार की सबसे बड़ी कॉपर कंपनियां हैं और वेदांता पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट 3 कंपनीज के अंदर अपना स्थान रखती है कॉपर माइनिंग के अंदर। तो इन 2 कंपनियों पे हम नजर रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि स्टील सेक्टर के अंदर, और स्टील का चलना ये सूचक होता है कि इकोनॉमी के अंदर रिवाइवल हो रहा है, मजबूती बन रही है। तो स्टील सेक्टर में हम नजर रखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार की सबसे बड़ी स्टील कंपनी। और सेकंड में हम नजर रखेंगे टाटा स्टील के ऊपर। वो टाटा स्टील भी है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर अपना स्थान रखती है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश है, तो टाटा स्टील पे भी नजर रखिए। इसके अतिरिक्त रिलायंस बहुत हैवी वेट है स्टॉक मार्केट के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए। मुझे लगता है कि रिलायंस की जो AGM थी, एनुअल जनरल मीटिंग, और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी और बिल्कुल सोलर पैनल्स वगैरह के लिए मुकेश अंबानी ने काफी डिटेल में बात की थी और काफी बड़ा पैसा भी वो लगाने जा रहे हैं उसमें। मुझे लगता है कि इस सप्ताह रिलायंस के अंदर भी कुछ पॉजिटिव मूवमेंट होने की संभावना है, क्योंकि AGM के बाद में जो रिलायंस है वो थोड़ा सा रुक गया था। निवेशकों को उनकी जो घोषणाएं हैं वो उस टाइम बिल्कुल उनको बहुत ज्यादा निवेशकों को पसंद नहीं आई थी और AGM के बाद में रिलायंस की पिटाई हुई थी। मुझे लगता है कि अब टाइम है कि रिलायंस के अंदर दोबारा बाउंस बैक आ सकता है। तो इन स्टॉक्स के ऊपर, इन कमोडिटीज पे आप नजर रखें तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और एक बात और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूँ, वो बहुत जरूरी है, अब इस शो की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, शेयर बाजार में यदि काम करना चाहते हैं, कमोडिटी बाजार में काम करना चाहते हैं, तो 2 वर्ड अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। वो है एक तो ग्रीड और दूसरा पैनिक। ग्रीड यानी लालच, पैनिक यानी डर। ये 2 चीजें इस बाजारों की शत्रु हैं। तो ये तब पैदा होती है कि जब आपकी क्षमताओं से अधिक आप काम कर बैठते हैं। मान लो आपकी क्षमता 5 लाख की है और आपने 50 लाख का काम कर लिया, यानी निफ्टी के आपने 10 लॉट ले लिए, 15 लॉट ले लिए, लेकिन आपकी क्षमता नहीं है। या कॉपर में आप काम कर रहे हैं और कॉपर के अंदर 1 लॉट पे काम करने की क्षमता है और आपने 15 लॉट खड़े कर लिए, तो प्रॉफिट भी आएगा तो नुकसान भी जाएगा। तो जरा सा भी बाजार गिरेगा तो आपको पैनिक हो जाएगा, और जरा सा बाजार चढ़ेगा तो आप कहेंगे 15 की जगह 20 लॉट इकट्ठा कर दो। तो ये 2 वर्ड हमेशा निकाल दो। क्योंकि सर आप बिल्कुल जिस तौर पर बताते हैं दर्शकों को, व्यूअर्स को, निवेशकों को, लालच और डर जो है बाजार के अंदर जो है नहीं चलता है, उनको निकाल के रखें और मुनाफे की तरफ न भागें। यहाँ पर आपको हो सकता है कि मूवमेंट अपर देखने को मिले और मुनाफा भी हो, लेकिन कभी कभी होता है कि यहाँ शेयर्स जो है गिर जाते हैं तो उनको घाटा भी हो जाता है। लेकिन सर क्या है ना, एक
बन गया है सर, ये एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रेडिशन में आ गया है कि लोगों की हॉबी हो गई है कि हम जो है अपना मुनाफा ही देखना पसंद करते हैं। यानी कि जिस तरीके से कहते हैं ना, जो क्रिकेट मैच में हम देखा करते थे कि क्रिकेट मैच जो है इंडिया जब तक जीतती है तब तक जीतती है, यानी कि आदत बन जाती है कि जीतता ही रहे जीतता ही रहे। लेकिन जब एक मैच हार जाती है हमारा, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के साथ हो या कोई सीरीज को लेकर हो, तो वहां पर हार जाती है तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो नाराज हो जाते हैं, जो दर्शक हैं, जो क्रिकेट लवर है वो नाराज हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर भी लोग जो है जीतना ही चाहते हैं। उनको किस तरीके से बदला जाए, उनको किस तरीके से इस तरफ मोड़ा जाए कि आपको लालच और डर दोनों को त्याग करना होगा। देखिए कि जितने भी सीजन्ड प्लेयर हैं, आप उन्हें कितना भी उकसाए या कितना ही डराएं, वो अपनी क्षमताओं से ज्यादा काम कभी नहीं करेंगे। मान लो सपोज आपके पास 10 लाख की सीड कैपिटल है या 10 लाख रुपए का आपके पास है, तो वो 10 लाख रुपए से 12 लाख का तो काम कर लेंगे, लेकिन 10 लाख से 2 करोड़ का काम नहीं करेंगे। ये एक समझदारी की चीज है। और ये हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शोज के जरिए ये निवेशकों को बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए ये बाजार कहीं नहीं गया, ये बाजार यही है। लेकिन यदि आपकी पूंजी एक दिन में ही साफ हो गई तो आप कैसे इस बाजार में रहोगे? आप हर बॉल पे छक्का मारने जाओगे तो बॉलर जो है वो आपके बराबर का ही कैपेसिटी वाला है, वो आपको हर बॉल पे छक्का नहीं मारने देगा। और ये भी निश्चित है कि जिन्होंने हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश किया, वो ऐसे ऐसे शानदार प्लेयर थे। यदि आपने विनोद कांबली को देखा होगा, आप महाराष्ट्र से यदि है तो, वो उनसे बड़ी बैट्समैन कोई नहीं था, लेकिन उनका धैर्य उनका जवाब दे गया। और उनसे कम प्रतिभाशाली थे सचिन तेंदुलकर जी, वो विश्व के महान बल्लेबाज बन गए। और उनके साथ के जो बिल्कुल जोड़ीदार थे, जो ट्रिपल सेंचुरी पे ट्रिपल सेंचुरी मारा करते थे, वो क्रिकेट से आउट हो गए। तो आपको धैर्य से काम करना है, छक्के वाली बॉल पे भी आपको छक्का मारना है, बाकी के अंदर आपको डिफेंसिव और बिल्कुल समझदारी से 2-2 1-1 रन लेके ही आप बनाओगे तो आप सेंचुरी बनाओगे, वरना 30 से 40 रन 20 रन 25 रन पे आप आउट होके बाहर निकल जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना पोर्टफोलियो भी बेकार कर लोगे। यानी कि पेशेंस आपको धैर्य बनाकर रखना है। अब समय हो चुका है सर से विदा लेने का, क्योंकि सर ने एक बार मैं नजर डाल देता हूं जो सर ने बताया आपको कि किस तरीके से जो है आपका योग बन रहा है, सारी चीजें आपको क्लियर की हैं। जैसे सर ने कहा अपने रिकमेंडेशन में बैंकिंग पर लेकर आपको नजर रखनी है, बैंक सेक्टर में आपको नजर रखनी है, उन्होंने स्टील को लेकर बताया। और जो पिछले बार जो शेयर दिए थे, वेदांता हो गया, हिंदुस्तान कॉपर हो गया, मेटल को लेकर आपको नजर रखनी है। स्टील सेक्टर में भी आपको नजर बनाए रखनी है, रिलायंस पर आप नजर बनाए रख सकती है, क्योंकि जो अगले सप्ताह बाजार जब खुलेगा ये वो सेक्टर है जो आपको मुनाफे की तरफ उस रेस में दौड़ाएंगे, जो मुनाफे की तरफ ले जाती है। ये वो सितारे हैं जो आपकी किस्मत को चमकाएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ता एक फिर मुलाकात होगी कुछ नए सितारों के साथ, नए स्टॉक्स के साथ, न्यू रिकमेंडेशंस के साथ में, जिसमें कि तमाम जो व्यूअर्स हैं, तमाम जो निवेशक हैं, उनका सितारे क्या बोलते हैं, उनको किस तरीके से होने वाला मुनाफा है। फिलहाल के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारे रिकमेंडेशंस देने के लिए, योग बताने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण दिलचस्प बातें रखने के लिए सर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अजय एस्ट्रोनॉमी गुरु, जो कि आपको बता रहे थे कि किस तरीके से सितारे रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए सितारों के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में कि आपके योग कैसे बन रहे हैं, कितना मुनाफा होगा, कौन से शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है। थैंक यू सो मच।